हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको पटना की रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ। और ये जो स्टोरी है एक ऐसी एंटिटी के बारे में है जिसका नाम लेने से भी कुछ कम्युनिटी डरती है। और ये जो स्टोरी है वो आज भी किसी के साथ हो रही है। मतलब जो चीज़ डरावनी है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पे। हमने कई बार ये सुना होगा कि हम कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जो शुरुआत में तो हमें सही लगते हैं। हमें लगता है कि यह कदम हमारी ज़िंदगी बदल देगा और शायद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, जो चीज़ हमने सोची है वो हो जाए। लेकिन वो कदम अंधकार और तबाही की ओर धकेल देते हैं हमें। कुछ कदम ऐसे भी होते हैं। यह कहानी है फैज़ और उसके पत्नी मीलन की। उसके माता पिता कई साल पहले मुंबई रहते थे। उनका खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। वो पैसों में बहुत मजबूत होते जा रहे थे। वो काम के सिलसिले में ही मुंबई आए थे, लेकिन भगवान ने उनका इतना साथ दिया कि अब उनका खुद का काम था टेक्सटाइल का सब। लेकिन फिर आती है वो रात जिसने उन लोगों के जीवन को अंधकार में धकेल दिया। उनकी लाइफ पूरी पलट गई, बिल्कुल अपोजिट। जो वो लाइफ जी रहे थे उससे बिल्कुल अपोजिट लाइफ हो गई। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि वो खुद के प्रॉफिट से वो चीज़ कवर नहीं कर सकता था। उसने अपना काम दोबारा शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन उसके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो उतनी बड़ी फैक्ट्री दोबारा डाल सके। लेकिन उसका मार्केट में बहुत नाम हो चुका था, उसको बहुत बड़े लोग भी जानने लगे थे। तो उसने मार्केट से एक मोटा पैसा उठाया और दोबारा काम करने का शुरू किया। लेकिन वो जितनी मेहनत करता उतना ही असफल होता जाता। जैसे कि कोई चीज़ हो जो उसे ये सब करने से रोक रही हो, या फिर वो जो भी करता है उसका उल्टा ही हो रहा था। अब 3-4 महीने बीत जाते हैं मार्केट से पैसा उठाए हुए। पहले तो जिसने उसको पैसा दिया था वो लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब वो सब भी पैसे के लिए इसको परेशान करने लगते हैं। फैज़ अब बहुत परेशान रहने लगता है। वो बस ये सोचता है मैं सब कैसे ख़त्म करूं। उसके पास बस अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी उसने मुंबई में ली थी वो सब बेच के कर्जा भरे और दोबारा अपने गांव पटना चला जाए। और वो वही करता है। वो सारा जो कर्ज होता है अपनी प्रॉपर्टीज बेच के ख़त्म कर देता है और जो भी वो समेट सकता है सब कुछ समेट कर दोबारा पटना चला जाता है। पटना पहुंचकर उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद पाए। तो वो रेंट पे ही घर ढूंढने की कोशिश करता है। वो पहले से ही प्रॉपर्टी डीलर से घर की बात करके निकला हुआ होता है और उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो जैसे पहले रहते थे वैसा कोई मकान अफोर्ड कर पाए। वो एक छोटा सा 2 रूम का कमरा ही रेंट पे लेते हैं उस टाइम। सब खुश होते हैं। वो सारा सामान बांध के आया होता है। उसके माँ बाप बस उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप को पता होता है कि ये फैज़ के लिए कितना बड़ा झटका है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी मीनल एक चीज़ नोटिस करती है कि उसके पड़ोसी जो हैं उनसे कटे कटे रहते हैं। जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलती है उसके पड़ोसी अपना गेट बंद कर लेते हैं, और जब वो अपना दरवाज़ा बंद करती है तो उनके पड़ोसियों का गेट खुला होता है। वो ये सब नोटिस कर रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था शायद इस शहर के लोग ही ऐसे हैं, मुंबई में तो ऐसा नहीं होता था। वो बस ये सोच के परेशान थी। लेकिन उसे एक और चीज़ थी जो बहुत परेशान कर रही थी। उसे हमेशा एहसास होता था कि उसके किचन की साइड में जो बालकनी है उसके पीछे से कोई झांक रहा है, उस पर कोई निगरानी रख रहा है। बट वो किसी को भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि घर पे क्या माहौल चल रहा है
और वो ऐसी बातें करके और किसी के माइंड में अपनी वजह से टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन मीनल अपने पति के कान में ये बात जरूर डाल देती है कि उसे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाती कि आप इस पे गौर करो, आप इस पे कुछ काम करो, वो बस बताने के लिए बता देती है। लेकिन एक रात को मीनल देखती है कि फैज उसी बालकनी के पास जाके खड़ा है। रात के 2 या 3 बज रहे होते हैं। फैज किसी से बात कर रहा होता है। वो ये देख के चौंक जाती है। वो उठ के बालकनी की तरफ जाती है। वो फैज की तरफ जैसे ही पहुंचती है, वो देखती है फैज तो अकेले ही खड़ा है। लेकिन जब उसने वहां बेड से देखा था तो ऐसा लग रहा था कि फैज किसी से बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वो फैज से पूछती है कि क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फैज बात टाल देता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था हवा खाने के लिए, आज काम बहुत ज्यादा था। ये सब करके वो बस बातें टाल देता है। अब मीनल को भी लगता है कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कहाँ पहले इस बंदे की फैक्ट्री थी, कितना कुछ सहा है इसने, क्या पता ये बेचैन रहता हो रातों को, और मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऐसे देखा है। वो भी बात को ज्यादा नहीं खींचती। अब आती है अगली रात, सेम रात। वो रात के 2 या 3 बजे उठ के सेम दोबारा बालकनी पे जाता है। उसके बाद फिर वो किसी से बात कर रहा होता है, और मीनल इस बार पक्का श्योर करती है कि हाँ, मतलब वो नींद में नहीं है और वो ये चीज देख रही है। वो जाती है फैज के पास दोबारा से, और उसके कंधे पे जैसे हाथ रखती है, वो देखती है कि वो तो अकेला खड़ा हुआ है, वहां तो कोई नहीं है। वो फिर फैज से पूछती कि मैंने देखा था कोई है, आप बताओ किससे बात कर रहे हो? तो फैज बस टाल देता है और बस खत्म करता है उस बात को। और मीनल भी उसको ज्यादा परेशान, वो बस अपने आप को कंट्रोल करके रखती है कि मैं इसको परेशान ना करूं, मेरी कोई बात इसको मायने में ना लग जाए। फिर वो रात खत्म होती है। अब वो देखती है कि फैज अपने काम से आजकल जल्दी आ जा रहा है। एक तो वैसे ही उसका काम अब बहुत छोटा है, वो किसी और के यहाँ जॉब कर रहा है, और वो काम से जल्दी कैसे आ जा रहा है, उसको उसके मालिक छुट्टी कैसे दे रहे हैं, वो ये सब सोच ही रही होती है। और ये भी देखती है कि फैज का जो चेहरा है वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फैज के अंदर से कोई खून ले रहा है, उसके अंदर खून ही नहीं है, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल पेल येलो पड़ चुका है। वो ये चीज सोच के ही बहुत टेंस रहने लगी थी, लेकिन वो ये चीज किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी घर के हालातों को देखते हुए। लेकिन इस रात को वो सोचती है कि मैं ना अपना हाथ अपने पति के से बांध दूंगी किसी धागे से, और जैसे ही वो उठेगा मुझे पता लग जाएगा। तो वो अपना हाथ अपने पति से बांध देती है, और वही सेम टाइम रात के 2:30 या 3 बज रहे होते हैं। फैज दोबारा उठता है, और अब जब वो उठता है तो मीनल भी जाग जाती है। जैसे ही फैज उठता है, मीनल उसको रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो आप नहीं जाओगे आज बालकनी में, आप किससे बात करते हो? फैज बहुत जिद करता है, मुझे बस आज रात के लिए जाने दो, बस आज ये लास्ट रात है, मुझे जाना है। लेकिन वो उसके माँ बाप को भी बुला लेती है चीख चिल्ला के कि देखो ये क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे, और ये हर रात यहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके माइंड में, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ये सब बोलना शुरू करती है। और फैज इतना शोर शराबा देख के, घर में इतना हंगामा हो चुका था, तो वो भी चुपचाप जाके लेट जाता है। और उस रात तो वो कहीं नहीं जाता। लेकिन एक रात, अगली रात को वो बालकनी से अब तेज तेज चीखने की आवाज आने लगती है। कोई चीख रहा होता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं आए फैज? तुम्हें क्या मुझसे अब प्यार नहीं रहा? तुम आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कब तक करूंगी? कल भी तुम नहीं आए और आज भी तुम नहीं आए। और ये आवाज सिर्फ फैज नहीं सुनता, ये आवाज सुनता है उसका पूरा घर सुन रहा होता है ये आवाज की। बालकनी से कोई लेडी का साया है जो फैज को रोते रोते आवाज दे रहा है, उसे अपने पास बुला रहा है। ये सुनकर उसका पूरा परिवार आधी रात को, क्योंकि ये आवाज 2 से 3 बजे ही आई थी जिस टाइम फैज हमेशा जाता था, पूरा घर उसका डर के मारे भागता है, बस कि हम पूरी रात बाहर काट लेंगे, लेकिन इस घर पे नहीं रुक सकते हम रात को। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो किसी मॉस्क्यू में जाके उस रात को शरण लेते हैं, और सुबह जब मौलवी जी उठ जाते हैं, वो मौलवी को ये सारी बात बताते हैं। वो फैज का चेहरा देखते ही बता देते हैं कि इसके पीछे एक
चीनी पड़ी है और वो बहुत खतरनाक है। और फैज़ अब उसके चंगुल में पूरी तरीके से आ चुका है। अब वो बस इसको लेके ही जाएगी अपने साथ, ये चीज़ कंफर्म है। ये सुनकर पूरी फैमिली घबरा जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बार तो कमरे में वापस आना ही था, अपना सामान तो एटलीस्ट वो लेते ही ना। तो अब वो वापस जब अपनी रूम की तरफ आ रहे थे तो एक पड़ोसन मिलती है मीनल को, जो बताती है उसे कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे घर पे क्या था। जो वो एंटिटी थी, मैं एक्चुअली उसका नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं भी डरती हूँ। जो वो एंटिटी थी वो इतनी खतरनाक थी कि तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसने एक बंदे की जान ली थी और उसकी फैमिली भी ऐसे ही भागी थी जैसे तुम्हारी फैमिली आधी रात को भागी है। और तुम तो वहाँ रह रहे थे। अगर वो एंटिटी हमें दिख जाती थी ना दिन में भी, तो भी हम डर जाते थे, क्योंकि वो एंटिटी बिल्कुल खुले में रहती थी, उसको कोई डर नहीं था, उसका ये घर था। तो हम सबको ये चीज़ पता थी, इसलिए कोई भी सोसाइटी में तुमसे बात नहीं करता था। ये रीज़न था कि तुमसे कोई बात नहीं करता था। और अब वो एंटिटी तुम्हारे पति को लेके ही जाएगी। ये मत सोचना कि तुम बच गए हो। लेकिन मीनल एक फैसला करती है कि जो भी हो, जैसा भी हो, वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी और इस रूम को वो खाली ही कर देगी आज। ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ती है। अब वो रूम छोड़ चुके हैं वो लोग, और वो उन्होंने शिफ्ट भी कर लिया है। वो पटना से भी एक गांव आगे निकल गए हैं, मतलब अब वो पटना में नहीं रहते हैं। चीज़ें पहले से तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो फैज़ है वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। मीनल को आज भी एहसास होता है कि वो एंटिटी उसी के साथ है। उसने वो घर छोड़ दिया फैज़ के चक्कर में, उस एंटिटी ने, ना कि किसी और ने। और वो एंटिटी आज भी उन लोगों के साथ है और आज भी वो लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो आज भी किसी के साथ हो रही है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी रियल डरावनी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।